बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने गैसियस स्टेट को ख़त्म किया था। आज हम लोग एक बहुत छोटा सा पोर्शन पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट का, जिसमें कुछ खास बातें जो केमिस्ट्री में आपको यूज़ करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ इसमें एक छोटा सा पोर्शन आएगा फिजिक्स का, दैट इज सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, राइट, जो आप क्लास 11th में फ्लूइड नाम के एक चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, राइट। तो उसको मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो फिजिक्स में आप केमिस्ट्री से बहुत अच्छा सीखेंगे और फिजिक्स वाले आपके जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे वो आपको केमिस्ट्री से बहुत अच्छी और बढ़िया डिटेल में विद न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उतने पोर्शन को बस मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो दिखाऊंगा। आज तक हालांकि कोई क्वेश्चन आया नहीं है, एक दो क्वेश्चन आए हैं बस, ठीक, वो आपके सीधे नोट्स देख के बन जाएंगे। पर जो अभी जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मिसलीडिंग है, ठीक। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। टॉपिक क्या है? वेपर प्रेशर। बड़े अच्छे से समझिएगा इसको। देखें, लेट सपोज मेरे पास एक कंटेनर है ना, और उस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। ये मेरी पानी की छोटी छोटी प्यारी सी बूंदें, ठीक, दीज आर द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। इस तरीके से पानी भरा हुआ है, ठीक। अब क्या होगा, इन्वायरमेंट से एनर्जी गेन करके ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं ये धीरे धीरे एवेपोरेट होते रहेंगे, है ना, ठीक है। उसको हम एवेपोरेशन बोलेंगे। ये पानी धीरे धीरे कम होगा और एनवायरमेंट में उड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर पानी उड़ गया तो बात ही खत्म, फिर पढ़ ही क्या रहे हैं, कुछ नहीं। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इस पानी को उड़ने से रोकते हैं। कैसे रोक पाएंगे भाई? इस कंटेनर को क्लोज कर देते हैं। तो ये मैंने कंटेनर कर दिया क्लोज, ठीक है। अब कंटेनर क्लोज करने के बाद क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना। लेट सपोज ये वाला मॉलिक्यूल यहां से उड़ा, इस वॉल पे टकराया, इस वॉल से टकरा के इस वॉल पे टकराया, उसके बाद वो जाके इस वॉल पे टकराया, राइट। तो जितनी जितनी बार वो वॉल पे टकरा रहा है वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा वॉल पर, यानी कि कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा होगा वॉल्स के ऊपर, राइट। उसकी वजह से उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली हर एक कॉलिजन में कम हो जाएगी और अल्टीमेटली ऐसा होगा कि कुछ साइमल्टेनियस कॉलिजन्स के बाद उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी और वो वापस पानी में चला जाएगा, है ना। तो ऐसे ही क्या होगा, एक टाइम पर कई सारे करोड़ों मॉलिक्यूल्स एक बार में सरफेस छोड़कर हवा में आएंगे, यानी कि वेपर स्टेट में आएंगे, और करोड़ों मॉलिक्यूल वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएंगे और ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि लिक्विड से वेपर में जाने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बराबर हो जाएगी वेपर से लिक्विड में आने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या के, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट। तो मैं इस प्रोसेस को क्या बोल सकता हूं कि भाई एक इक्विलिब्रियम बन गया। अब नए बच्चों के लिए ये शब्द थोड़ा सा भारी भरकम हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि प्रोसेस चल नहीं रही है, पर एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, जितनी प्रोसेस फॉरवर्ड जा रही है यानी कि इवेपोरेशन हो रहा है, उतना ही बैकवर्ड आ रही है यानी कि कंडेंसेशन हो रहा है। तो तुमको लग रहा है प्रोसेस रुकी हुई है, क्यों? क्योंकि रेट पहली रिएक्शन का और रेट दूसरी रिएक्शन का, दूसरी प्रोसेस का क्या है, बराबर, राइट। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि जितना इक्वल आगे है उतना इक्वल पीछे है। रिएक्शन चल तो रही है, यानी कि नेचर प्रोसेस का डायनेमिक है, पर वो तुम्हें इक्वल लग रहा है, क्यों? क्योंकि बराबर है, ठीक है। तो इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पर जितने भी वेपर होंगे ऊपर इस लिक्विड के, वो कुछ ना कुछ तो वॉल्स पे प्रेशर लगाएंगे, और अगर वो लिक्विड सरफेस के ऊपर है तो वो लिक्विड सरफेस पर भी प्रेशर लगाएंगे, सही है। तो उन वेपर्स के द्वारा जो लिक्विड सरफेस पर प्रेशर लगता है, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर।
दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक, समझ गए? अब इसको डेफिनेशन को लिखते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखें। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वेसल को क्लोज किया। तो इन अ क्लोज्ड वेसल द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द लिक्विड सरफेस, कब? व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन is equals to rate of condensation, that is dynamic equilibrium is maintained। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर जो है is only defined at इक्विलिब्रियम, और किसी कंडीशन पर जो प्रेशर पड़ेगा उसको मैं वेपर प्रेशर नहीं बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा? प्रेशर ऑफ वेपर। बड़े ध्यान से समझ ले, अंग्रेजी के हिसाब से ये दोनों टर्म सेम है, प्रेशर ऑफ वेपर एंड वेपर प्रेशर, पर साइंस की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो प्रेशर ऑफ वेपर हर समय होगा। क्यों? हर समय कुछ ना कुछ वेपर होंगे, उनका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा लिक्विड सरफेस पर। तो प्रेशर ऑफ वेपर हर पॉइंट पर डिफाइन है, पर वेपर प्रेशर कब है? जब केवल और केवल क्या आया हो? इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो उस प्रेशर को आप लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। अब दो तीन बातें समझे वेपर प्रेशर के बारे में। देखें, फॉर अ पर्टिकुलर लिक्विड, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, अगर मैंने लिक्विड फिक्स कर दिया फॉर अ पर्टिकुलर लिक्विड, वेपर प्रेशर ओनली साफ साफ लिख लें, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और कैसे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर की संख्या बढ़ेगी, वेपर की संख्या बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। किसके लिए? फॉर अ पर्टिकुलर लिक्विड। आप लिक्विड चेंज नहीं कर रहे, यानी कि पहले भी पानी था अब भी पानी है, पहले भी शहद था अब भी शहद है, पहले भी अल्कोहल था अब भी अल्कोहल है, पहले भी ईथर था अब भी ईथर है, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन, अब वैसे तो टेम्परेचर को छोड़ के कुछ भी आए तो उस पर डिपेंड नहीं करता, पर फिर भी लिख लो, डू नॉट डिपेंड अपॉन। पहला सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यानी कि देखो कभी कभी कंफ्यूजन होता है क्या कि सर मैंने एक वेसल लिया, ये इसकी सरफेस पर मॉलिक्यूल है, और एक वेसल ले लिया मैंने ये, इसकी भी सरफेस पर मॉलिक्यूल है, तो सर इसकी सरफेस चौड़ी है तो इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, तो अगर इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आना चाहिए। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर इसके वेपर ज़्यादा बन रहे हैं तो ये जो सेकंड कंटेनर है वो जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं जिस लिक्विड सरफेस पर, वो लिक्विड सरफेस भी तो बढ़ गया। तो पर यूनिट लिक्विड सरफेस जिस पर प्रेशर लग रहा है वो अभी भी क्या है? सेम। हाँ, ये हो सकता है कि इसका सरफेस बड़ा है तो इसके वेपर जल्दी बने, इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन जल्दी आ जाए, ऐसा हो सकता है। होगा पक्का ये हम नहीं कह सकते, हो सकता है इसमें इक्विलिब्रियम लेट से आए, लेकिन जब भी इक्विलिब्रियम आएगा उस समय पर वेपर प्रेशर क्या होगा? बराबर, क्योंकि वेपर प्रेशर इज ओनली डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। उससे पहले क्या था, उससे बाद में क्या था, हो सकता है वो ज़्यादा कम हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्विलिब्रियम पर दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा? बराबर। दूसरा, अमाउंट ऑफ लिक्विड, शेप ऑफ कंटेनर, या प्रेशर ऑफ अदर गैस, यानी कि कोई दूसरी गैस भर दी आपने, अब वो भी प्रेशर लगा रही है तो उसका इसके वेपर प्रेशर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब याद करो जब मैं आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पर एक्वस टेंशन की बात करी थी। तो मैंने एक्वस टेंशन के बारे में क्या बोला था कि जो पानी का वेपर प्रेशर होता है उसी को एक नया नाम दिया जाता है, क्या?
एक्वस टेंशन। और मैंने वहां पर लिखा था कि भाई एक्वस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली और ओनली टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज इट वाज नथिंग एल्स, इट वाज अ वेपर प्रेशर। ठीक है, और एक्वस टेंशन बोल लो, या फिर हम जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है उसको सैचुरेटेड वाटर वेपर भी बोलते हैं। सैचुरेटेड वाटर वेपर का मतलब क्या है कि जितने वाटर वेपर बनने थे अब बन गए, अब इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो इन सब शब्दों का ध्यान रखना क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है, इन सब शब्दों को अच्छे से लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलिए, इतनी बात हो गई, कुछ और बातें कर लूं। ठीक सर, ये वाली बात तो आपने बोली थी फॉर अ पर्टिकुलर लिक्विड, अगर मैं लिक्विड चेंज कर दूं तो बेटा याद रखना वेपर प्रेशर आपका डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड ऑल्सो, नेचर ऑफ लिक्विड ऑल्सो। कैसे? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में? बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगा? लिक्विड मॉलिक्यूल देर से वेपर बनाएंगे, देर से वेपर बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा, क्योंकि वेपर भी कम बनेंगे। वेपर कम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि लिक्विड चाहता ही नहीं है कि उसका मॉलिक्यूल उसको छोड़कर हवा में जाए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए वेपर प्रेशर कम होगा। राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, एक मेरे पास ये लिक्विड है, एक मेरे पास ये लिक्विड है, और एक मेरे पास ये लिक्विड है। बताओ वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? तो आपने कहा सर जो ज़्यादा वेपर बनेंगे। ज़्यादा वेपर कौन बनेंगे? जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा? इसके। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही OH है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, यहाँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, और यहाँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा, इसलिए ये मोर विस्कस होगा। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑलरेडी। अगर आप ये आंसर नहीं लगा पाए थे तो इसका मतलब पीछे के नोट्स आप भूल रहे हैं, और ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है कि आप आगे पढ़ते रहें और पीछे का भूलते रहें। ठीक, तो आगे पढ़ना बंद करें, पहले पीछे का रिवाइज करें, उसके बाद ही आगे पढ़ें। ये बात हो गई इतनी। चलिए अब थोड़ा और बातें कर लेते हैं। बड़ी बातें हैं आज तो, हाँ काफ़ी कीमती बातें। देखें, अब हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट सब लोग जानते हो। हाँ सर, वो पानी का ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये अधूरी बातें हैं, अब इसको बड़े ध्यान से समझे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर becomes equal to the atmospheric pressure। बड़े ध्यान से समझें। जैसे लेट सपोज ये वाटर है, ठीक, दिस इज अ वाटर, है ना। अब बाहर का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 atm। ठीक, अब आपने इस पानी को गर्म करना शुरू किया, ठीक, आपने हीट देना शुरू किया, तो क्या होगा? पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, और पानी क्या होगा? वेपर स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा, है ना। ठीक, यानी कि पानी विल स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, तो हम बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? ठीक, हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट जो हम 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू होता है? नहीं यार, पानी तो 60 पे शुरू हो जाता है बॉयल होना, है ना। क्या 60 वाले पानी को आप अपने शरीर पर डाल सकते हो? नहीं यार, वो बहुत गर्म होता है ना। पानी खौल गया हम लोग बोलते हैं ना, अब उसको गैस से निकाल लो, तो क्या टेम्परेचर चेक करते हो कि सर 100 हुआ कि नहीं? चेक कर ले, नहीं, 60 पे ही गर्म होना शुरू हो जाता है। 70 भी उसमें से खूब अच्छे अच्छे बबल्स आने लगते हैं, वेपर बनने लग जाते हैं। तो इसका मतलब बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अ डिफरेंट थिंग।
राइट? वाई? बिकॉज प्रेशर ऑफ वेपर एंड वेपर प्रेशर इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है ना? सेम वही चीज है, बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, पर बॉइलिंग पॉइंट एक खास टेम्परेचर को बोला गया है, उससे बॉइलिंग का कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत बड़े मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे बॉइलिंग शुरू हो जाए। अरे मूर्ख, वो टेम्परेचर नहीं है, बॉइलिंग तो पहले ही शुरू हो गई। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बड़े ध्यान से समझें। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब ये पानी के वेपर बन रहे हैं, तो पानी के वेपर ज़्यादा बनेंगे तो पानी का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा, पानी का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा जब पानी का वेपर प्रेशर बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा? बराबर। और अगर पानी का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, हम कह देते हैं भैया वही है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब सर बॉइलिंग पॉइंट बाहरी प्रेशर पर डिपेंड करता है? मैंने कहा हाँ, अगर बाहर का प्रेशर बढ़ा दूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सर समझ नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से बताओ। मैंने कहा देख, मैंने बाहर का प्रेशर कर दिया 1.2 atm, ठीक है, और पानी अभी भी वही है, ठीक है, तो अब क्या होगा? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर अपने ऊपर कितना प्रेशर जमा लेगा? 1 atm, है ना? क्योंकि तभी तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हम पानी का क्या बोलते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है? मतलब बाहर का प्रेशर तो 1 atm ही है, और वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है? 1 atm। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका कितना वेपर प्रेशर हो जाएगा? 1 atm। ठीक, लेकिन बाहर का प्रेशर क्या है? 1.2 atm। तो क्या अब मैं इस 100 डिग्री सेल्सियस को बॉइलिंग पॉइंट बोल दूं? नहीं सर। पर क्या इस पॉइंट पर बॉइलिंग नहीं हो रही होगी? अरे सर पानी गंदे तरीके से खौल जाएगा, खूब तगड़ी बॉइलिंग हो रही होगी, हो सकता है पूरा का पूरा पानी खत्म भी हो जाए, लेकिन क्या बॉइलिंग पॉइंट आया? नहीं आया सर। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया तो अब क्या करूंगा? मुझे यहां पर ये जो 1 atm है इससे ज्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और वो कब बढ़ेगा? जब मैं वेपर ज्यादा बनाऊंगा, तभी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, और वेपर ज्यादा कैसे बनाऊं? सर टेम्परेचर बढ़ाओ, क्योंकि वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर मुझे 1 atm से 1.2 atm तक प्रेशर लेकर जाना है, वेपर प्रेशर को 1 atm से 1.2 atm लेकर जाना है, तो मुझे पता है वेपर प्रेशर इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। लेट सपोज, वैसे तो आप निकाल सकते हो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, तो मैं लिख सकता हूँ P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। तो P1 है आपका 1 atm, उस पर टेम्परेचर है 100 यानी कि 373, P2 आपको ले जाना है 1.2, तो T2 कितना आ जाएगा ये आप निकाल सकते हो। ठीक, मैंने मान लिया T2 आया लेट सपोज कुछ x, और नो डाउट x इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1.2 atm पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो गया? x डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब बाहर का प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाएगा, और बाहर का प्रेशर कम करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का कम हो जाएगा। सही है? क्लियर है बात? ठीक। तो इसका मतलब सर एक बात बताओ, अब इतनी बातें समझ गए? अगर मैं हायर ऑल्टीट्यूड पर चला जाऊं तो हायर ऑल्टीट्यूड पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है बेटा, इसीलिए हम लोग दाल बनाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में आप दाल गलाते हो। अब नॉर्मली क्या होता है, दाल को बनने के लिए पहले दाल को गलाना पड़ता है। जिन लोगों को कुकिंग आती है वो देख लें, जिनको नहीं आती वो मम्मी से पूछे, ठीक, या पापा से पूछे, जो भी बनाते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? दाल को गलाना पड़ता है, और दाल गलाने के लिए दाल को कई समय के लिए गर्म पानी में रखना पड़ेगा। अब आप नीचे से पानी को हीट कर रहे हो, ठीक, और दाल आपकी लेट सपोज बन रही है एक ओपन वेसल में, ठीक, यहाँ पानी रखा हुआ है, इसमें आपकी दाल पड़ी हुई है। अब आप पानी को नीचे से क्या कर रहे हो? गर्म।
पानी क्या होगा, धीरे धीरे वेपर बनेगा, धीरे धीरे वेपर बनेगा, वो उड़ जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, सॉरी पानी का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यानी कि इस समय पर पानी क्या होगा, पूरा का पूरा हवा में बदल जाएगा, वो पूरा उड़ जाएगा और दाल नीचे रह जाएगी। लेकिन दाल को क्या चाहिए था कि वो कई समय तक गर्म पानी में पड़ी रहे, लेकिन आपका पानी तो उड़ गया। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट आ गया था। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको डिजाइन किया एक प्रेशर कुकर को। हमने क्या किया, एक प्रेशर कुकर बनाया। अब हंसेगा कोई नहीं, दिस इज प्रेशर कुकर, ठीक। अब प्रेशर कुकर पूरा बंद है और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर बाहर का प्रेशर 1 atm है तो अंदर का जो प्रेशर है वो ग्रेटर देन 1 atm हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि अब जो यहां पर पानी भरा हुआ है इसके लिए एटमॉस्फेयर ये नहीं है, इसके लिए एटमॉस्फेयर ये है जहां पर प्रेशर 1 atm से ज्यादा है। आप नीचे से गर्म कर रहे हो, नीचे से गर्म करने पर क्या हुआ, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर पहुंचा 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बॉइलिंग पॉइंट आ गया? नहीं, क्योंकि बाहर का प्रेशर 1 atm नहीं है। अब क्या है उससे ज्यादा, तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी कुकर के अंदर ही रहेगा, वो पूरा का पूरा हवा नहीं बनेगा। और अगर वो हवा नहीं बनेगा तो इसका मतलब दाल पानी में पड़ी रहेगी और वो गल जाएगी, ठीक। अब लेट सपोज अंदर का प्रेशर लेट सपोज 1.5 atm था और प्रेशर कुकर को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि वो अंदर का प्रेशर 1.8 atm तक ही मैक्सिमम झेल सकता है। ये कैसे बढ़ेगा, 0.3 atm आपका पानी से आ जाएगा, ठीक। अब मान लो पानी ज़्यादा इवेपोरेट होने लगा, 0.4 आ गया, तो तुरंत ये कुकर सीटी मारेगा और अंदर से जो भी भाप है उसको बाहर निकाल देगा, है ना। और फिर उसके बाद अपना चालू रहेगा। तो मम्मी कहती हैं कि जब 4 सीटी आ जाएं तो समझ जाना दाल बन गई, ठीक है। तो उन लोगों को ये सब चीज़ें पता है कि 4 बार वेपर प्रेशर को बनाकर रखना पड़ेगा। मम्मी लोग साइंटिस्ट हैं हमारी, ठीक। चलिए ये वाली बात भी हो गई भाई। और कुछ बातें कर लें, और कुछ बातें कर लेते हैं। सर देखिए, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना है तो अच्छा ये 1 atm पर आता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। 1 बार पर कितना होगा, तो बेटा 1 बार और 1 atm में कौन बड़ा, तो 1 atm बराबर 1.01325 बार होते हैं, है ना। तो इसका मतलब 1 atm बड़ा होता है और 1 बार छोटा होता है। तो यानी कि बाहर का प्रेशर अगर आपने छोटा कर दिया तो टेम्परेचर भी छोटा हो जाएगा। तो ये लगभग 99.67 डिग्री सेल्सियस आता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। एक बार निकाल के देख लेना आप लोग कितना आता है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, शायद इतना ही आता है, 100 से थोड़ा सा कम आता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बाहर का प्रेशर और कम कर दोगे और कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ा दोगे तो और बढ़ जाएगा। इतनी बात हो गई। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक कंडीशन थी ना कि वेपर प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बड़े ध्यान से देखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। और वेपर प्रेशर कैन बी अचीव्ड इन क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि ओपन कंटेनर में तो वेपर उड़ जाएंगे हवा में, तो ओपन कंटेनर में तो कभी भी वेपर प्रेशर कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, यानी कि वेपर प्रेशर होता ही नहीं ओपन कंटेनर, वो कहां होता है, क्लोज्ड कंटेनर में। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जैसी कोई भी चीज अगर है कैन ओनली बी अचीव्ड इन क्लोज्ड कंटेनर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बॉइलिंग पॉइंट नाम के टेम्परेचर को हम लोग ओपन कंटेनर में कभी भी अचीव कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर ही नहीं एग्जिस्ट करेगा वहां पर। वेपर बने वो उड़ गए, बने उड़ गए, बने उड़ गए, रखे तो हो अंदर, तब तो वेपर प्रेशर नापे। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कैन ओनली बी अचीव्ड इन क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग ओपन में भी हो सकती है और क्लोज में भी, ठीक। चलिए ये भी बात हो गई, बहुत कुछ हो गया। अब चलिए, ये थोड़ा सा नोट्स लिखे हुए थे, अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं लिखे हैं तो आप इनको लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो जैसा मन करे आपका, ठीक।
ये थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लिख गया है, इसको आप लोग सही कर लेना, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलिए डोमेस्टिक कुकर सिखाई दिया मैंने आपको क्या होता है। एक क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को करें। सैचुरेटेड वेपर है आपके पास, आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पर उनको स्लोली कंप्रेस किया और उनका वॉल्यूम क्या कर दिया, आधा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम आधा है तो वेपर प्रेशर डबल हो जाएगा। अरे नहीं, वेपर प्रेशर विल रिमेन अनचेंज्ड, वेपर प्रेशर विल रिमेन अनचेंज्ड। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका पूरा वेपर प्रेशर के बारे में जितना भी था सब हो गया समाप्त। ठीक, अब जो मैं आपको वो जो पार्ट बता रहा था फिजिक्स का वो लिखा हुआ है, एक बार बस आप इसको पढ़ लेना। जो जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको सारे बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आएगा, सरफेस टेंशन को डिनोट किससे करते हैं, गामा से। ये एक बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर या किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, लिखना सब है। तीसरा क्वेश्चन, सरफेस एनर्जी क्या होती है और सरफेस एनर्जी की डायमेंशन या यूनिट क्या होती है। यही क्वेश्चन आते हैं, बस ऐसा चौंकना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आया तो सिंपल आएगा, फिजिक्स के अंदर तो वो कुछ भी कर सकता है, वो फिजिक्स में सीखेंगे आप। चौथा, सरफेस टेंशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, इस टॉपिक की NCERT से रीडिंग जरूर लगानी है आपको। ठीक है, 3 एप्लीकेशन है। जो आपकी ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, क्यों, ड्यू टू सरफेस टेंशन। किसी भी चीज़ को लिक्विड में डालने से वो चीज़ गीली हो जाती है, क्यों, ड्यू टू सरफेस टेंशन। और कैपिलरी एक्शन क्या होता है, इसको देख लें। जैसे आपने एक टब ले लिया और उसमें एक कैपिलरी डाल दी, कैपिलरी मतलब एक पाइप डाल दिया इस तरीके से, तो इस पाइप में अंदर पानी भर जाता है, तो इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ये भी क्यों होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगला है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, एक बार पढ़ लेना। ठीक, मेन आप जानते ही हैं, गाढ़ापन। ठीक, एक होती है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसमें आपको बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें dV/dz को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक, और ये जो शब्द है इसको बोलते हैं ईटा। ये है ईटा। ईटा क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी 2 ऐसा यूनिट है, ये याद रखनी है। और इसकी एक CGS यूनिट भी होती है, पॉइस। पॉइस साइंटिस्ट का नाम है, उन पर रखी गई है। और ऐसा यूनिट और CGS यूनिट में क्या रिलेशन होता है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विस्कोसिटी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक क्वेश्चन, बस खत्म चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विस्कस लिक्विड। मोस्ट विस्कस लिक्विड। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। जो लोग 11th के हैं वो हो सकता है इसका आंसर सुनकर थोड़ा सा चौंक जाएं, लेकिन जो लोग ड्रॉपर हैं उनको इसका आंसर समझ में आएगा। तो इसका आंसर होगा ग्लास। अरे 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 सर 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 सर, ग्लास तो हमने सबसे पहले हटा दिया था, क्योंकि आपने लिक्विड पूछा है, ग्लास तो सॉलिड होता है। नहीं बेटा, हम लोग क्लास 12th के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्लास इज नॉट अ सॉलिड, ग्लास इज अ स्यूडो सॉलिड या फेक सॉलिड। वो देखने में एक्चुअली सॉलिड लगता है, पर एक्चुअली इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसको इतना कूल कर दिया कि वो सॉलिड लगने लगा, पर है क्या वो लिक्विड। तो इसका मतलब वो सॉलिड लगने लगा, इसका मतलब उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गए होंगे, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है भाई, बस यही था, इतना ही करना था। एक ही और है, हाँ, ये बस आपको लर्न करना है, ओनली लर्न। और ये किसके लिए है, ओनली फॉर गैसेस। पीछे जो पढ़ा वो किसके लिए था, वो सब सारा लिक्विड्स के लिए था। गैसेस के लिए कुछ अलग चीज़ें होती हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक, जैसे गैसेस की विस्कोसिटी जो होती है वो केवल और केवल नंबर ऑफ कॉलिजन पर डिपेंड करती है, राइट।
गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है और प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती है, राइट। गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है वो मॉलिक्यूलर मास पर तो डिपेंड करती है पर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। ये 4 बातें आपको याद रखनी है, ठीक। याद हो जाए वेल एंड गुड, नहीं याद हो तो छोड़ देना, ये आपके ज़्यादा सिलेबस में नहीं पूछी। आपके सिलेबस में कहाँ तक था? यहाँ तक। एनसीईआरटी में भी यहीं तक है, मैंने आपको करा दिया। ये चैप्टर मेरी तरफ से हो गया खत्म, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।